इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 4 या 5 तक बताओ कौन सा नहीं हुआ, क्योंकि उसके आगे 6, 7, 8, 9 तो अपन ने क्लास में कल कर लिए थे। बोलो, ऐसा कोई इलस्ट्रेशन है जो नहीं हुआ है? सारे हो गए इलस्ट्रेशन हो गए सारे। थर्ड वाला नहीं वाला, दिखाओ तो मेरे को थर्ड वाला इलस्ट्रेशन कौन सा है। थर्ड वाला इलस्ट्रेशन क्या है? टू प्लेन मिरर्स एंड इंक्लाइंड एंगल बिना रे स्ट्राइक्स वन ऑफ देम, फाइंड इट्स डेविएशन आफ्टर इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड ट्वाइस। अब देखो ध्यान से, जो रे स्ट्राइक कर रही है उस रे का मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे स्ट्राइक कर रही है और कौन से वाले को स्ट्राइक कर रही है। देखो ध्यान से, यहाँ पर नीचे जो पहला केस है कुछ I1 एंगल पे स्ट्राइक करती है, और ये जो I1 है यहाँ पर ये क्या बोला हुआ है कि वो जो I1 है वो थीटा से बड़ा है। तो अब जब ये I1 से इधर आएगा तो उधर लेफ्ट में जाएगा और वापस से लौट के आएगा, तो टोटल डेविएशन देखो, ये वाला एंगल निकालना है मेरे को, तो आंसर आ जाएगा। देखो इधर ये रे का रास्ता समझ आता है। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज I, दिस एंगल इज अगेन I, दिस एंगल विल बी व्हाट? 90 minus I. This angle is alpha, this angle is again alpha, this angle is 90 minus I. यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो बताओ मेरे को, जब ये रे पहले इधर जाने वाली थी तो बताओ मेरे को यहाँ पर डेविएशन किस प्रकार हुआ? ये वाला डेविएशन डेल्टा 1, बताओ ये कितना हो गया? 180 minus 2I, और डायरेक्शन अब जाने वाली ऐसी थी लेकिन किधर ऐसे चली गई। अब बताओ अब ये डेविएशन कितना हुआ? और डायरेक्शन अब जो बड़ा होगा वो डोमिनेट कर देगा। अब वो कैसे निकाले अपन, देखो ध्यान से। मेरे को I अल्फा को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ थीटा दिया है। ठीक बात है। तो बताओ मेरे को, ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 90 minus। तो दिस एंगल इज थीटा प्लस दिस एंगल इज 90 minus अल्फा प्लस दीज टू एंगल्स आर 2 अल्फा प्लस दिस एंगल। मैंने ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैंने एक रिलेशन निकाल दिया I और अल्फा के बीच में, तो बताओ वो कितना आया? 90 से 90 कटा माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस I इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा, और थीटा आपकी वैल्यू आ गई I माइनस अल्फा। ये बात समझ आई? हाँ या ना? अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये रिलेशन आ गया है मेरे पास में, तो बताओ थीटा बड़ा होगा या अल्फा बड़ा होगा? थीटा बड़ा होगा 100%। नहीं सॉरी, सॉरी, I बड़ा होगा या अल्फा बड़ा होगा? I बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि थीटा पॉजिटिव है, तो एक बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज को घटाऊंगा तभी तो कुछ पॉजिटिव आएगा। जैसे ये मान लो 20 डिग्री है, तो 50 minus 30, तो I बड़ा हो जाएगा। अगर I बड़ा हो जाएगा तो ये डोमिनेट कर जाएगा। तो जो नेट डेविएशन आएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, वो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? नेट डेविएशन विल बी डोमिनेटेड बाय डेल्टा 1। यस और नो? ये चीज समझ आई या नहीं? भाई इसने कितना घुमाया?
50 डिग्री, इसने कितना घुमाया वापस से 30 डिग्री, तो नेट 20 डिग्री का डेविएशन हुआ और जिसका ये हुआ था वो वाला डायरेक्शन हो जाएगा। अब अगर मैं डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 कर दूंगा तो बताओ मेरे को यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक मिनट, सॉरी, आई बड़ा है, आई इज ग्रेटर देन अल्फा, तो यहाँ पर तो 180 में से ज्यादा घटा रहे हैं, 180 में से ज्यादा चीज घटा रहे हैं, तो ये तो छोटा होगा, नहीं आया, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये छोटा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 एंड डोमिनेटेड बाय मेरा क्या कहते हैं, सुबह सुबह गाड़ी चालू नहीं होती है, एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। समझ गए ना मैंने क्या गलती करी थी? हाँ यार समझ गए। तो पहला केस है क्या है? जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस थीटा से बड़ा है, क्योंकि अगर थीटा से बड़ा है तो देखो इधर ध्यान दो, ये एक तो पैरेलल भी आ सकता था ऐसा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल आई है, ये वाला इससे बड़ा है, एक बार ये वाला इससे छोटा हो जाएगा, कैसा केस हो जाएगा वो? इस टाइप से। बात समझ में आई या नहीं है? हाँ यार। अब इस टाइप से अगर मैं केस लेऊंगा तब भी आंसर तो मेरे ख्याल में सेम ही आएगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा 2 थीटा। रीजन, अब ये यहाँ पर ऐसे चली जाएगी और फिर ये ऐसे चली जाएगी, तो पहले कैसे घूमा, अब ऐसे कैसे घूमा, अब दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो ध्यान से, नेट डेविएशन जैसे यहाँ पर अपन ने पिक्चर देखी है वैसे की वैसे यहाँ दिखा दोगे? हाँ यार। इन चैप्टर एक्सरसाइज ए, ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, बाकी क्या कहते हैं सेम चीज यहाँ पर भी लिखी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन चैप्टर एक्सरसाइज ए, फर्स्ट डाउट है, सेकंड डाउट है, और वो लोग फर्स्ट सेकंड के अलावा एचसीबी के पहले 5 सवाल भी लगाए, वो तो हो गए, नहीं हो गए, कोई डाउट है उसमें? अच्छा आप लेके नहीं आए, मतलब आप तो विधि नहीं है, आप खरीद तो लिया ना, किताब नहीं है कोई नहीं, आज वैसे ऐसे इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, आज हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन में एक आध सवाल आएगा वो मैं लिख दूंगा बोर्ड पर। पहला सवाल, 2 मिरर्स, हो गया डाउट? तो ये लाइन क्लियर लगेगी ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 2 कांच है, दोनों के दोनों कांच 1.6 मीटर two mirrors each 1.6 meter long are facing each other. The distance between the mirrors is 20 centimeter. A light ray is incident on one end of the mirror at an angle 30 degree. How many times is the ray reflected before it reaches the other end? Okay, चलो करते हैं, ये तो मिटा दूं। कोई टेस्ट दिया रिसेंटली? Yes, sir. कौन सा टेस्ट दिया? सर परसों एनटीए का टेस्ट दिया था फुल कोर्स, और उससे पहले एमआईपीसी एनटीए का फुल सिलेबस टेस्ट दिया था, और किसी ने? तो दो ना ऐसे ही टेस्ट दो, हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट दो, एक आध यहाँ पर ले लेते हैं तो एक आध अलग से दो, अगर कभी यहाँ पर नहीं होता है तो खुद से दो। एनटीए में 101 करीब एग्जाम पड़े हैं, दो पेपर दो, और तरीके से तुम खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हो भाई, देखो 3 घंटे 180 की प्रैक्टिस मस्ट है कि आपने 6 घंटे पढ़ाई करी एक दिन के अंदर और 250 सवाल लगाए, कुछ काम के नहीं है जब तक आप 3 घंटे में 180 सवाल पढ़ने की और करने की हैबिट नहीं बनाओगे।
ठीक है ना। तो फिर क्या होगा आगे जाके, फिजिक्स को सिर्फ आधा घंटा ही देना है, क्योंकि सबसे पहले मिलते ही तो आप बायो ही लगाते हो, है ना। सबकी हैबिट होगी बायो लगाने की, क्यों? क्योंकि बायो के अंदर कलम नहीं चलानी पड़ती है, फट 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 जो चीज़ें याद होती है एक बार के लिए हो जाता है, और बायो एक बार हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई। फिर केमिस्ट्री लगाते हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सवाल ढूंढते हो, फिजिकल के भी ढूंढते होगे, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, मैं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के ढूंढता था जिसके अंदर कलम नहीं उठानी पड़े, बस टिक करो आंसर आ गया। फिर लास्ट में जाके जब आप ऑलरेडी थक चुके हो तब आप सबसे डिफिकल्ट चीज करने की कोशिश करते हो, फिजिक्स, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, पेपर के अंदर जगल किया करो कि भाई बायो कर ली एक बार के लिए, केमिस्ट्री कर ली, अब केमिस्ट्री के अंदर या थोड़ी फिजिक्स कर ली, फिर वापस से केमिस्ट्री कर ली, इस तरीके से कैसे भी करो, आपका हर किसी की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, बट प्लीज करोगे तो स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि मैंने इस बार पहले बायो नहीं, इस बार पहले केमिस्ट्री करके देख लेते हैं, या इस बार सबसे पहले फिजिक्स करके देखते हैं क्या होता है। और फिजिक्स करके देखा तो हाँ फिजिक्स में होने लग गए सवाल, फिर बायो थोड़ा फिजिक्स करके थोड़ा बायो किया तो हाँ अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को पेपर में टाइम ज्यादा मिल रहा है, घबराहट नहीं हो रही, तो वैसे कर लो, हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी होती है। पहला सवाल, वन 1.6 मीटर लॉन्ग, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर, एंड रे स्ट्राइक्स बताओ मेरे को, ये मिरर है और 30 डिग्री पे एक रे स्ट्राइक करी, तो टक्कर मारने के बाद में ये 30 डिग्री पे ऐसे जाएगी इधर, हाँ यार, फिर वापस से यहाँ पर मैंने ऐसा नॉर्मल बनाया, ये 30 डिग्री पे वापस से इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, और ऐसे चलते रहेगा, क्योंकि ये तो कितना है 1.6 मीटर या फिर 160 सेंटीमीटर, ठीक बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, ये वाला 20 है, तो बताओ मेरे को tan 30 किसके बराबर होता है, ये वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ L, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, L की वैल्यू क्या आ गई 20/√3 सेंटीमीटर, जो भी कितना आया लगभग 20/√3 कितना होता है लगभग, चलो 20/√3 को 20/√3 छोड़ दो, ठीक बात है। ये कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन। फिर वापस से ये इधर गई, तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल वापस से 30 है, तो ये भी L ही होगा, हाँ या ना। फिर वापस से इधर गई तो ये भी L ही होगा, यस और नो। ये बात समझ आ रही है, तो चलते रहेगा चलते रहेगा। तो देखो जैसे L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, तो ऐसे कितने L हुए हैं ताकि 160 हो जाए, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन है, हाँ यार। तो अगर मैं 20/√3 इंटू एक नंबर n, इसको अगर मैं 160 के इक्वेट करूं तो बताओ मेरे को n की वैल्यू कितनी आती है, लगभग 21 × 8√3। 8√3 का मतलब क्या हुआ, 8√3 कितना होता है भाई, एग्जैक्ट बताओ मेरे को, 1.73 इंटू 8 कितना हुआ, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, 1.9, 8√3 13.85, ये वाली वैल्यू आई कितनी 13.85। बात समझ आई है नहीं, हाँ या ना, क्या तो आंसर 13 हो जाएगा। अब आंसर देखो, ऑप्शन कितने दे रखे होंगे आपको, कितने रिफ्लेक्शन बताने हैं आपको, तो 13 14 में तगड़ी टक्कर है ना, हाँ या ना। 13 आंसर टिक करेंगे या 14 टिक करेंगे, 13 टिक करेंगे या 14 टिक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 13 या 14, 13, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर 13 एक रिफ्लेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मान लो ऐसा लंबा है थोड़ा सा मेरा, ठीक है।
5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 13 हो गए। ठीक बात है। हाँ यार, देखो ध्यान से, 1 2 के बीच में एक L, 2 L, 4, मतलब देख रहे हो 1 2 के बीच में एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फर्स्ट रिफ्लेक्शन और सेकंड रिफ्लेक्शन के बीच में एक L चला है, 2 L चला है, 3 L, 4 L, 5 L, 6 7 8 9 10 11 12 L डिस्टेंस तो ये चल चुका है। ठीक बात है। और 13 के बाद में अगर एक और 14 आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना डिस्टेंस चला होगा? 13L। हाँ यहाँ, और ये मैक्सिमम कितना चल सकता है? 13.85। बोले तो यहाँ पर आके एग्जैक्टली यहाँ पर अगर 14 या 13.85 तक की लेंथ होती, अगर एग्जैक्टली 13.85 तक की लेंथ तो टकरा जाता, लेकिन यहाँ पर लेंथ तो क्या, सॉरी, यहाँ पर अगर 14 तक होती तो चल जाता, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कांच खत्म हो गया। बात समझ आई या नहीं है? हाँ यार, इसको मिस कर देते हो आप, इसको मिस कर देते हो, इसलिए आप आंसर एक कम देते हो। तो क्या कहते हैं? 13 और 14 कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन? आंसर क्या 14 नहीं दे रखा है? 14 ही समझे। 13 देखो, सीधा डायरेक्टली भी बोल सकता है कि आपने इसको मिस किया है। गिनती 1 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। 0 से 1 वाली भी तो गिनती होती है। तो हम क्या करते हैं? 1 से 13 आंसर टिक कर दो। नहीं, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद नहीं जा रही है कहानी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर मैं 14 लिखूंगा तो टोटल रिफ्लेक्शंस तो कितने हुए हैं? 14। बात समझ आई? हाँ है ना, कि आंसर 14 क्यों है, 13 क्यों नहीं है? बस यहाँ पर झोल इतना ही होता है कि आंसर 13 को टिक करना है या 14 को टिक करना है। वो कैसे टिकते हैं अपन? इस तरीके से। इस रिफ्लेक्शन को मत भूल जाना। समझे या नहीं समझे? नहीं आया? पक्का? कॉपी कर। सर फिर अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम मान सकते हैं कि जो अपर लिमिट है हम उसे टिक करेंगे। अगर हमेशा देखो मेरी बात सुनो, ये तो मैंने आपको यहाँ पर ऐसे ये करके बताया है, समझ सकते हो आप डायरेक्टली। कैसे? इस रिफ्लेक्शन को काउंट मत करो। एक रिफ्लेक्शन हुआ है तो L डिस्टेंस चला है, दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ है तो L चला है, तो कितने रिफ्लेक्शन होंगे? 13 रिफ्लेक्शन होंगे तो 13 L चल जाएगा। 14 रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 14 L तक तो डिस्टेंस है ही नहीं। तो 13 रिफ्लेक्शन तो ये वाले जिगजैग वाले, और एक ये इनिशियल वाला, टोटल आंसर कितना हो गया? 14। हाँ यार, अब जैसे अगर ऐसे लेंथ बहुत बड़ी होगी, 250 हो गई, तो अपन ऐसे थोड़ी ना करेंगे जिग 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 जिग, नहीं। फिर अपन थोड़ा सा, ये तो समझाने के लिए कराया मैंने, समझ गए? सेकंड क्वेश्चन भी डाउट है? डाउट है? चलो देखते हैं, ये कॉपी कर लो पहले।
डन। As the position of an object reflected in a concave shell mirror of focal length 0.25 meter is varied, the position of the image varies. Okay, ठीक है। यहाँ पर मेरे को कॉन्केव मिरर के लिए V वर्सेस U का ग्राफ बनाना है। अपने क्लास नोट्स निकालिए, उसमें लिखिए V वर्सेस U ग्राफ फॉर कॉन्केव मिरर। अपनी क्लास नोट्स निकालिए, उसमें लिखिए V वर्सेस U ग्राफ फॉर अ कॉन्केव मिरर। इधर ध्यान। एक बात बताओ मेरे को, कॉन्केव मिरर हम कैसे अज्यूम करते हैं? कि यहाँ पर ये ऐसा कॉन्केव मिरर है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ मानते हैं? इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन द इमेज इज एट फोकस। तो बताओ मेरे को, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो यू कितना है और वी कितना आएगा? ये चीज समझ आती है नहीं आती? हाँ, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये वी है और ये यू है। जब u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो v की वैल्यू माइनस एफ है। ये चीज समझ आई या नहीं आई? मतलब ग्राफ कहीं यहाँ पर होगा, बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? फिर जैसे जैसे करके एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये C पर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो C पर इमेज रहेगी। उस समय पर u और v दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? -2f, -2f। तो ये देखो, ये -2f, -2f यहाँ होगा कहीं पे? हाँ या ना? देखो ध्यान से। तो यहां से लेके ये पॉइंट इधर जा रहा है, और जब u की वैल्यू -f होगी तो v क्या हो जाएगा? जब u की वैल्यू, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रही है? हाँ या ना? मतलब जब u की वैल्यू, देखो मैं u को -इंफिनिटी से -f तक लेके आया हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ग्राफ कुछ इस कदर चला है? हाँ यार, देखो ध्यान से। इनिशियली देखो u की वैल्यू -इंफिनिटी, तो ये किस तरफ जा रहा है? ये लाइन -f पे, और बीच में एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसके कोऑर्डिनेट है -2f, -2f। बात समझ आई है नहीं? हाँ या ना? अरे बोलो, पक्का यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ, इन सभी पॉइंट्स पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकस या इंफिनिटी के बीच में घूम रहा है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कैसा था? इमेज कैसी थी? यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक बात है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऑब्जेक्ट को फर्दर फोकस की और आगे लेके गया हूं, तो बताओ इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। मतलब अब ये जो u है ये इधर आएगा
तो v तो पॉजिटिव हो जाएगा राइट साइड में। हाँ यस और नो। और एक और मेरे पास में फॉर्मूला होता है क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं f को ऐसे लिख सकता हूं, और f मल्टीप्लाइड बाय v प्लस u इक्वल टू v इंटू u। ये वाली इक्वेशन भी समझ आती है ना कैसे लिखी, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। देखो ये वाली इक्वेशन में गणित क्या बोलेगी कि v 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड है। इस इक्वेशन में u 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। लेकिन इस इक्वेशन को मैंने ये रूप दे दिया, देखो 0 प्लस 0 इज व्हाट, 0, 0 इंटू 0 इज अगेन 0। तो क्या यहाँ पर 0 बराबर 0 हो रहा है? हाँ। तो क्या v और u 0 और 0 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे? यस। इस इक्वेशन से 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो ये वाला पॉइंट भी होगा ये। और मेरे को पता है कि जब u की वैल्यू -f से आगे चली गई तो v पॉजिटिव है, तो ये देखो इधर ध्यान दो, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ये ग्राफ ऐसे क्यों गया देखो ध्यान से, इधर ये 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, समझ आया? अब जैसे ही u की वैल्यू कुछ माइनस और आगे गया तो v पॉजिटिव हो गया राइट में। तो देखो ध्यान से, ये जैसे इधर गया v पॉजिटिव आ गया, तो ये देखो ध्यान से, दिखा या नहीं दिखा? हाँ या ना? अब देखो यहाँ पर बताओ मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने से हिस्से में क्या मैं बोल सकता हूँ रियल ऑब्जेक्ट है बट वर्चुअल इमेज है? हाँ यार, रियल ऑब्जेक्ट है बट वर्चुअल इमेज है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या बोलूंगा, देखो ध्यान से, ये कौन सी सिचुएशन है जब u पॉजिटिव है। अब u पॉजिटिव है मतलब वो u तो राइट में चले गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस टाइप की पिक्चर होगी, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ से आ रहा होगा। देखो ध्यान से, इधर u पॉजिटिव है बट v नेगेटिव है। देखो ध्यान से, इमेज तो कहाँ बन रही है, इमेज तो रियल बन रही है, और कहाँ पर बन रही है, माइनस पे, और ऑब्जेक्ट उसका वर्चुअल होगा, कुछ यहाँ से आ रहा दिखेगा। आया ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली सिचुएशन क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल है। आया या नहीं आया पूरा ग्राफ समझ में? आया ना वंदना? नींद आ रही है थोड़ी बहुत, हल्की सी, मामूली सी? आया ना? अरे बोल दो अगर आ रही है तो क्या है उसमें, नींद आना इज वेरी नॉर्मल, पढ़ते हैं ठीक है ना? ऐसा कभी कोई बच्चा देखा है? टीवी देखते देखते नींद आती है, मोबाइल में गेम खेलने नींद आती है, लेकिन पढ़ाई करता हूँ नींद नहीं आती है। ऐसा कोई बच्चा मिला कभी आज तक? नहीं मिला। ठीक है, नींद आ रही है तो बोल लो, थोड़ी बहुत, थोड़ी सी आ रही है। रात को कितने बजे पढ़ाई करी थी? फिर क्या तो नींद आ रही है? ज्यादा सोते हो तो भी नींद आती है। 10 बजे सो जाते हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो? एटलीस्ट 11 बजे तक, 11:30 तक तो पढ़ो। 10 तो बहुत जल्दी है, एटलीस्ट 11:30 तक पढ़ो। 11, 11:30, उससे ज्यादा नहीं। कितनी बजे तक रात, कितने लोग रात को लाइक सोते ही नहीं, ऐसे 3-4 साल तक पढ़ते हैं? कोई है? अगर अगले दिन कोचिंग नहीं होती तो नहीं तो भी क्या कहते हैं? बाकी कब फिर आप लोग का शेड्यूल क्या रहता है? आप लोग का नीट का पेपर कितनी बजे होगा? 2 से 5। उस समय में तो कोई नहीं सोता है। बहुत अवॉइड सर, बट वो टाइम बहुत ज्यादा, लेकिन नींद भी आती है, बैठे रहते हैं, बट थक जाते उस समय पे मत सोया करो, उस समय पे पढ़ाई करा करो, उस समय दिमाग चलाया करो। ये ग्राफ समझ आ गया? हाँ, कब रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, कब रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, कब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। हाँ यार, पक्का बना लो। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मेरे ख्याल में आ गया है आपका। सर ये जो ग्राफ होता है इसमें कर्व हमें मतलब कैसे पता चलेगा डाउनवर्ड कर्व है या अपवर्ड कर्व? देखो ना, ये पॉइंट पहले इधर था और फिर वो पॉइंट इधर है, उस पॉइंट को मैंने ऐसे जोड़ दिया और बीच में -2f, -2f भी आ रहा है। 3 पॉइंट को जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन तो कतई नहीं हो सकती। क्यों? डाउनवर्ड कर्व क्यों नहीं होगा? है मतलब इसका इन्वर्टेड कर्व क्यों नहीं होगा? ऐसे? यस सर। मतलब अगर आप ऐसा बनाओगे तो देखो वो ग्राफ क्या बता रहा है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये वाली वैल्यू तो ये कहाँ जा रही है, ये वैल्यू तो कोई सीमित जगह पे जा रही होगी, लेकिन मेरे को तो ये कहाँ चाहिए, ये कहाँ जाती हुई नजर आनी चाहिए, ये तो -∞ भी जा रही है। देखो ध्यान से, इमेज तो कहाँ पर है, v बराबर -∞ पे जब u की वैल्यू है। ये तो क्या बोल रहा है कि ये वाली तो एक कांस्टेंट वैल्यू पे है, जब u की वैल्यू -f हो गई तो v की वैल्यू कुछ ये हो गई, बहुत बड़ी है, नहीं बहुत बड़ी भी नहीं, इन्फिनिटी।
डन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे रिफ्रैक्ट। कोई और डाउट है इसके अंदर? कौन सा? 7 सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, ग्रिड डायग्राम कैसे बनाओ? कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट सोचो, देखो वो देखो मैंने वो लास्ट किसके लिए बनाया वर्चुअल ऑब्जेक्ट? कॉन्केव मिरर। सर ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज इमर्ज होती है, हाँ तो वहाँ पे तो रेज ऐसे लग रहा है कि हाँ तो वर्चुअल हो गया। मीट तो यहाँ हो रही है, मीट तो रियलिटी में हो रही है। ये तो इमेज है हाँ ये इमेज है। और ऑब्जेक्ट की हाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, वर्चुअल है ना, जो है ही नहीं वर्चुअल। बस बट हमें शो तो करना पड़ेगा। शो तो करना पड़ेगा, बस कर दिया ना शो। ये अब आप इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बोलोगे? इन्फिनिटी में पढ़ा है, सेम चीज याद करो क्लास में बोली थी। Yes, sir. इसका ऑब्जेक्ट थोड़ा बोलोगे इन्फिनिटी में पढ़ा है, आप क्या बोलोगे? इसका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ा है। अच्छा अब है ही वर्चुअल तो मैं कैसे उसको बनाऊं? बस और ऐसे ही क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स का भी बनाना। ये हो जाएगा सेम, ये रे आई, ये मैंने नॉर्मल बनाया, ये जो एंगल ये एंगल, सिमिलरली यहाँ से भी एक रे आई इधर। That's it. चलो सब कुछ मिटा दूं। कोई और डाउट है इसके अंदर? सर एक क्वेश्चन 8वां सवाल क्या है फिर भाई? ये वाला और बंद कर देता हूं। The image in a concave mirror focal length is magnified. Where is the object given that the image is direct? Inverted draw ray diagram for सर क्या हो गया? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इरेक्ट के लिए 42 आया इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उसमें इरेक्ट बन ही नहीं सकती ना, इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि फोकल लेंथ से पीछे है ऑब्जेक्ट। Is magnified. हाँ तो 42 आपका आंसर गलत आया, और इसमें भी 18 आया है और 42 आपका आंसर गलत दे रखा है। अगर पीछे 42 दे रखा है 42 दिया ही नहीं, तो वो सिर्फ आपका 18। तो गलत है वो। और अगर बी में भी इन्वर्टेड है और बड़ी भी है तो ए पार्ट का आंसर 18 हो सकता है हाँ, और मतलब बी पार्ट का आंसर 42 हो सकता है। पीछे स्पेसिफाई नहीं किया कि 18 किसका 42 दिया ही आप नहीं। खुद बता सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर ये लिखा है ये गलत है, ये 42 हो ही नहीं सकता, ये तो फोकस के आगे होगा तो 30 से छोटा होगा तो 18 हो सकता है। हाँ हो सकता है। इन्वर्टेड बनानी है और बड़ी बनानी है तो सी और एफ के बीच में तो 30 और 60 के बीच में तो इसका 42 होगा। क्या समझा? सर मेरा 18 इसका आया 42। कैसे आ ही नहीं सकता? पता नहीं। खुद सोचो सही जो बोल रहे हो आप, आ ही नहीं सकता। आप बोल रहे हो कि आपका ये आंसर है, वो तो आ ही नहीं सकता, वो गलत है। गलत चीज को कैसे समझ रहे हो कि नहीं भाई मैंने जो किया है वो कैसे, वो तो गलत है, दिख रहा है भाई, आ ही नहीं सकता। रे डायग्राम मेरे को पता है उसका रे डायग्राम से तो गलत है बट साइन रख के और फॉर्मूला से रे डायग्राम से जो है वो सही है। अब आपने तो क्या कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी कोई चीज, और वो भी उसमें भी गलती करी है आपने, अदरवाइज गलत आंसर आता ही नहीं। उसमें क्या गलती करी है ढूंढो। हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन। हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन।
क्या होता है भाई रिफ्रैक्शन, बताओ? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c अपॉन म्यू। म्यू क्या होता है वहां पर? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब पता है, लिख के रख लो अगले पॉइंट पे। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट is c. In medium, speed of light is c upon mu, where mu is known as refractive index of, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? लगभग 1 ले लेते हैं अपन एयर का, होता तो 1.003 या 00248 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर होता है। हाँ, म्यू ऑफ वाटर इज व्हाट है? 4/3 एक से कम। क्या बोला आपने? नहीं बोला क्या आपने? 3/4 एक से छोटा कभी नहीं हो सकता, ठीक है? 4/3 एंड म्यू ऑफ ग्लास इज, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, नहीं दे रखा होता है तो अपन को यही अज्यूम करनी होती है। नेक्स्ट लिख लेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बताओ तो मेरे को, मैंने क्या बताएगी? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। म्यू साइन थीटा अपॉन म्यू cos थीटा, कुछ उल्टा ही आता है। कोई नहीं, तो सीधा करके बताओ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने बोला था पढ़ के आना, मैंने बोला था रिफ्रैक्शन या जो भी है आपके पास में इससे पहले के नोट्स पढ़ के आना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो। तो ये पढ़ना भी तो आता ही होगा, 10th क्लास में पढ़ाते थे, याद करो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो, इसको बताओ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो। सर जो रिफ्रैक्टिव मतलब इंसिडेंट और जो भी रिफ्रैक्ट और इमर्जेंट ये तीनों सेम प्लेन में होती है। कौन कौन सी? इंसिडेंट, रिफ्रैक्ट और नॉर्मल। तो आपने क्या बोला? इमर्जेंट, ठीक है ना? इमर्जेंट है वही रिफ्रैक्टेड है, जो मीडियम, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर मैं प्रिज्म की बात करूंगा तो वापस से बाहर प्रिज्म से निकल रही है तो उसको इमर्जेंट बोल देते हैं। आखिरकार वो है तो बाहर निकलने वाली, रिफ्रैक्टेड ही है, और क्या? हाँ चलो बोलो। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन ना सेम प्लेन। ये तो एक लॉ हो गया, और एक और दूसरा लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? sin I equals to constant या mu1 sin I equals to mu2 sin I। एग्जैक्टली, याद होना चाहिए था ना बेटा। म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू डैश साइन आर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Incident, refracted and normal all lie in same plane। ये पहला लॉ हो जाता है कि भाई ये मीडियम है, ये रे आई, रे इधर चली गई, ये वाली कौन सी है? इंसिडेंट, ये वाला एंगल आई, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड, ये वाला एंगल आर। इधर का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इधर का म्यू2, तो दूसरा लॉ क्या हो जाता है? दूसरा लॉ हो जाता है म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। ये है स्नेल्स
ये सब पता होना चाहिए भाई। ये है स्पेस लॉ। आई होप अब नहीं भूलोगे। डन। MR क्या है? कहाँ पर एम आर? नॉर्मल, एनआर नॉर्मल है वो नॉर्मल है, वो इंसिडेंट है, वो रिफ्रैक्टेड है। चलिए और क्या क्या जानते हो बताओ। इधर मेरे को दिव्यानी बताएगी कि अगर कोई रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है उसके साथ? किस तरह? क्यों? क्योंकि क्यों? वो तो आपको याद है कि whenever a ray goes from a rarer to denser medium it bends towards the normal। क्यों होता है ऐसा? सर क्योंकि डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाती है लाइट की, तो उसे शॉर्टर डिस्टेंस एग्जैक्टली देखो, अगर इस कमरे में फुल भीड़ भाड़ है और आपको बोले दौड़ो, दौड़ पाओगे? आप डिस्टेंस जो ट्रैवल करोगे वो कम ट्रैवल करोगे। हाँ यार, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है और एक बार पूरा खुला मैदान है तो आपको बोलेंगे दौड़ो तो आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। हाँ यार, सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये क्या है? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम बोले तो एग्जांपल एयर हो गया और ये वाटर हो गया। ये रे आई, बताओ मेरे को, ये वाला एंगल आई है और ये वाला रेयरर मीडियम है, तो यहाँ पर इट विल बेंड टुवर्ड, जाने वाली तो ऐसे थी लेकिन नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भीड़ भाड़ थी, यहाँ पर अगर ये दूर जाएगी तो ये देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, बताओ ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा या ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा? ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, मतलब इसको छोटा डिस्टेंस चलना है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होना है। और इस फॉर्मूले से देखो, ये वाली वैल्यू छोटी और μ2 बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर बड़ी होगी और यहाँ पर ये वाली वैल्यू छोटी होगी। देखो यहाँ से दिखाया है, दिखा? हाँ यार, अगर मेरे को पता है कि 10 इक्वल टू 10, एग्जाम्पल के तौर पे 10 इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10 बोलता हूँ तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 बोलूंगा। अगर यहाँ पर ये वाली चीज छोटी है तो ये वाली चीज बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब ऐसे मत बोलना कि साइन आई की वैल्यू 5 कब से होती है, नहीं, समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू छोटी है तो r छोटा हो जाएगा, r छोटा हो जाएगा। तो i तो ये था, r को कम करना है तो इसको नॉर्मल की तरफ ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो whenever a ray travels from a rarer to denser medium it bends towards the normal। और दूसरा केस, whenever a ray travels from a denser to rarer बोले तो जाने वाली तो ऐसी थी, इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ गए? ये लिखे रख लो, कभी नहीं भूलने वाली बातें हैं ये।
मैटर क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो रिफ्रैक्शन का मेरे को एक एग्जांपल बताओ। Rising and of sun. हाँ Rising of sun. ओके वेरी नाइस। और हाँ Twinkling of ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और सीधा सा चांद सितारे सूरज इन सब पे भी जाते हो। कांच की ग्लास में पानी भरा हुआ है, जो सिक्का डालते हैं वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है ना? सीधा सा हिसाब है। हाँ यार। और पानी के अंदर कोई मछली होती है, हमको लगता है वो नजदीक है लेकिन होती दूर है। ये बेसिक एग्जांपल होते हैं जहाँ रिफ्रैक्शन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या किन्हीं भी दो इंटरफेसेस के ऊपर डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगाया जा सकता है? हाँ देखो कैसे। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मल्टीपल स्लैब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये एयर, ये μ1, ये μ2, ये μ3, ये वापस से एयर। तो रे आई, रे इधर शिफ्ट हो गई, रे इधर शिफ्ट हो गई, रे इधर शिफ्ट हो गई, रे वापस चली गई। हाँ या ना? यहाँ पर मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं। मेरे को नहीं पता कि कब नॉर्मल की तरफ कब नॉर्मल से दूर, आई डोंट नो। मेरे को अगर μ1 μ2 μ3 इन सब की वैल्यूज पता पड़ जाएगी तो मैं बोल दूंगा कि भाई रेयर से डेंसर है, डेंसर से रेयर है, फलाना एंड और। ये आई, ये वाला एंगल अज्यूम कर लेता हूँ मैं R1, तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल भी R1 हो जाएगा? हाँ या ना? ये वाला एंगल मैं बोल देता हूँ R2, तो क्या ये वाला एंगल भी R2 हो जाएगा? ये वाला एंगल मैं बोल देता हूँ R3, तो क्या ये वाला एंगल भी R3 हो जाएगा? ये वाला एंगल मैं बोल देता हूँ थीटा। मेरे को नहीं पता, ये वापस से एयर है। तो बताओ मेरे को सबसे पहले इंटरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पर मीडियम क्या है? हवा। तो 1 sin I इक्वल टू μ1 sin R1। आज समझ आए? अब यहाँ से यहाँ आ गए हैं तो μ1 sin R1 बराबर μ2 sin R2 बराबर μ3 sin R3 बराबर 1 sin थीटा। तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता पड़ा कि थीटा विल बी इक्वल टू आई, मतलब ये वाली रे और ये वाली रे होगी तो पैरेलल। बात समझे? और उसके अलावा देखो, क्या मैं डायरेक्टली इस इंटरफेस और इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ? हाँ। क्यों? 1 sin I बराबर μ3 sin R3। यस, 1 sin I बराबर μ3 sin R3। तो स्नेल्स लॉ किसी भी दो इंटरफेस पर डायरेक्टली लगा सकते हैं। बात समझ आई? हाँ या ना? नहीं आया? आई कैन डायरेक्टली अप्लाई स्नेल्स लॉ विद दिस एंड दिस। जरूरी नहीं है मेरे को बीच में इसका भी लिखना पड़ेगा। याद रहेगी ये बात? हाँ या ना? और उसके अलावा यहाँ पर आई विल बी इक्वल टू थीटा, मतलब अगर मीडियम सेम है तो रे तो पैरेलल ही जाएगी। हाँ वो अलग बात है कि ये रे कुछ ऊपर या नीचे अलग अलग शिफ्ट हो गए। इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। आगे जाके इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, पहले कॉपी करो। किन्हीं भी दो इंटरफेस के बीच में अपन स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? पक्का?
डन। ये दो ही हमेशा पैटर्न कौन सी दो? देखो एयर में से जो ऊपर एयर है और नीचे भी एयर है, फिर एयर के नीचे वापस से अगर μ2 भी आ जाएगी ना, एयर के नीचे मान लो वापस नीचे μ2 लगा रखा है, ये जो μ2 वाली जो रे है और जो ये इधर μ2 में रे होगी, ये दोनों पैरेलल होंगे। इधर एयर है, ये वाला एंगल आई है, देखो सॉल्व करने पे 1 sin i बराबर 1 sin थीटा, तो i और थीटा बराबर आ गया। तो देखो ध्यान से ये और ये तो पैरेलल ही हो जाएगी क्योंकि i is equal to theta। Although the ray has shifted upwards और मे बी डाउनवर्ड, मेरे को नहीं पता कि ये मीडियम कैसे है, बट होगी पैरेलल ही। चलो अब ये जो शिफ्ट होता है उसकी बात कर लेते हैं, हेडिंग डाल देंगे लेटरल शिफ्ट। ये एक टी थिकनेस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ग्लास स्लैब है, रे आई। बताओ क्या होगा? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट विल गोज अवे फ्रॉम। तो बताओ मेरे को, ये जो रे आई है और ये जो रे जा रही है, ये दोनों ही एयर है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। ये दोनों पैरेलल होंगी तो रे आई, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल अगेन आर। तो बताओ ये कितना शिफ्ट हुआ है? दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। कितना ऊपर शिफ्ट हो गया? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टी, आई एंड आर? कैसे निकालेंगे? किसी को आता है? कोशिश करो। फाइंड लेटरल शिफ्ट। देखो आपके एनसीईआरटी के शीट के अंदर पेज नंबर 11 पे फॉर्मूला दे रखा है लेटरल शिफ्ट का। पेज नंबर 11 खोलो। T into sin of I minus R upon cos R। T sin I minus R upon cos R is equal to lateral shift। ये कहाँ से आया? आपको तो ये फॉर्मूला डिराइव करना है, कोशिश करो। बेसिक ज्योमेट्री लगानी है और कुछ भी नहीं। इजी है, कर सकते हो। किसी का आया प्रूफ? हुआ किससे?
देखो इधर ध्यान से, कितना सिंपल है। इस वाले पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला एंगल आई है, तो बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा? आई ये वाला आर है और ये वाला आई है, ये वाला एंगल कितना होगा? आई वन ऐसा। बताओ इस ट्राइंगल में साइन ऑफ आई माइनस आर क्या होगा? बोले तो ये परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला डिस्टेंस हाइपोटेनस। हाँ या ना? परपेंडिकुलर कितना है? एल एस अपॉन हाइपोटेनस में मान लेता हूँ एच वाई की। बात समझ आई या नहीं? दिखा या नहीं दिखा? नहीं दिख रहा? वंदना, आप लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं अटेंशन रखो, कब लूज कर देते हो आप पता ही नहीं पड़ता है। इधर देखो, ये ट्राइंगल मैं प्रूफ नहीं दूंगा, सीधा फॉर्मूले रटवा दूंगा, उससे आपका भी भला नहीं होगा, ठीक है ना? फॉर्मूले को समझो। देखो ये ट्राइंगल में ये वाला पूरा एंगल आई है, ये रे ऐसे जा रही, ये नॉर्मल है, तो ये वाला पूरा एंगल आई, ये आर, तो ये वाला एंगल आई माइनस आर। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये मैंने परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है, इस ट्राइंगल में साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ही तो मेरे को निकालना है, ये एल एस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है? सिमिलरली मैंने इसको थोड़ा नीचे एक्सटेंड किया इस ट्राइंगल में। बताओ मेरे को cos r किसके बराबर है? cos r will be equal to what? Base अपॉन यही वाली हाइपोटेनस। दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ गया। समझ गए? ज्योमेट्री है बेसिक। कॉपी कर लो। नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ नहीं बेटा, डन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इतने डल काहे हो हैं? कुछ नाश्ता करके आते हो? क्या नाश्ता करके आए? पोहे। तो पोहे खाने से डलनेस नहीं आती। सुबह एक गिलास लस्सी पी के आ जाओ तो पक्का झेरे आएंगे। झेरे समझते नहीं समझते हो? ठीक है ना? नहीं मतलब कितना टाइम बचा है? सिर्फ गिनती के 2.5 महीने। 15 दिन वैसे ही हटा दो, ठीक है? आपके पास में गिनती के 2.5 महीने बचे हैं। तो क्या मतलब क्या तकलीफ क्या आ रही है? पढ़ाई में मन नहीं लगता? अरे कुछ बोलो। क्या सब ठीक चल रहा है आपके हिसाब से? बताओ, आर यू सेटिस्फाइड विद योर स्टडीज? अरे कुछ तो बोलो। सर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट इम्प्रूवमेंट की तो बहुत जरूरत है, वो तो मेरे को भी पता है, बट क्या आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हो? अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं मैंने मक्कारी करी है, तो क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं बदलने वाला है। आप अभी अगर ऐसे चलते रहे तो आगे जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला है। बट अगर आपने अभी अगर एक स्टेप लेके
थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया तो आगे लाइफ में कोई सी भी सिचुएशन आए ना उसको आप हैंडल करना सीख जाओगे। ऐसा ना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिर्फ ऐसा होगा कि बस अभी अगर आपने अच्छे नंबर आ गए तो बस आपका लाइफ सेट होगी। लाइफ तो कभी सेट नहीं होने वाली है। बट हाँ, वो जो लाइफ को सेट करने का तरीका होता है वो आपको सिखाया जा रहा है। 10th तक तो कोई चैलेंज आता नहीं है, 11 12 में भी ठीक है, इजी कर दिया है बोर्ड्स। तो चैलेंज कब आता है लाइफ में? पहला। ऑल्दो ऐसे तो बहुत चैलेंज आते हैं कि भाई जब 2 साल का बच्चा होता है तो उसको पहली बार चलना है, बट वो तो देर सवेर आ ही जाता है। बट ये ऐसा है ना कि देर सवेर आपको नीट में सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा अपने आप से। बोलना तो अपने आप सीख ही जाता है बच्चा। 3 साल में भी तुतलाता है, 4 साल में भी तुतला, तो भी घर वाले उसकी टेंशन नहीं लेते हैं। क्यों? आगे जाके उसका जो तुतलाना है वो ऑलरेडी ठीक हो ही जाएगा। 99% केसेस में हो ही जाता है। 1% या लेस देन 1% केसेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहती है। अग्रीड? हाँ, ऑलमोस्ट 30% बच्चे तुतलाते हैं, बट बड़े होके हम क्या देखते हैं? हमारे 30% के 100 में से 30 जने तुतलाते हैं दिख रहे हैं हमको बगल वाली क्लास में, नहीं ना? सब ठीक हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ाई करो नहीं करो आखिरकार आपको अच्छे डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, नहीं, सिर्फ डिग्री मिलेगी। अब इट डिपेंड्स कि वो कौन सी कॉलेज की डिग्री। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? आप अगर कोई सरकारी कॉलेज में जाओगे तो लाख रुपए में खेल हो जाएगा, और अगर कोई प्राइवेट में जाओगे तो 5-1 लाख रुपए लग जाएंगे एक सेमेस्टर के, बोल रहा हूँ, है ना? अग्रीड? 5 तो कम बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा ही लगते हैं। 10 करीब तो लग ही जाते हैं या उससे भी ज्यादा। मतलब हाँ 80 मतलब 70 लाख में समझ लो आप, 70 लाख या 75 पकड़ लो, ठीक है ना? एक साल के कितने हुए? 15 5 से 75 15, एक साल के 15 लाख, और वहीं पूरे 5 लाख के अंदर आपका नीट हो जाएगा। अब हॉस्टल, पीजी, खुद का रहना खाना वो सब नहीं जोड़ रहा, मोटे मोटे तौर पर ट्यूशन फीस, उसके लिए वो फोकस करो ना। इवन इफ आप के पास में तेल के कुएं हैं तो भी क्यों अपन को, जब अपन को पता है कि अपन 2.5 महीने पढ़ाई करके वी कैन क्रैक दैट पर्टिकुलर पेपर, कहाँ खो गए फिर? तेल के कुएं काश होते सर, तो मैं यहाँ बैठी नहीं होती, घर पे होती, बस Amazon, फ्लिपकार्ट, टीवी, गेम शो, बस यही होता सर। महीने में 20 दिन फॉरेन ट्रिप, लेकिन नहीं है ना, नहीं है ना। तो जो है वो देखो, दैट्स इट। पढ़ाई करो, मेहनत करो, और बताओ मेरे को। मैं पूछता हूँ, टेस्ट दिया, सिर्फ एक जना बोला, बाकी लोग समझ आ रहा है? पढ़ के आए? कोई डाउट है? तो बोलो भाई, ठीक है ना? अब अगला सवाल क्या है, देखो, आप घर पे हो, आपने ग्लास में पानी भरा, कितनी थिकनेस तक पानी भरा? h थिकनेस तक पानी भरा, नीचे एक सिक्का रख दिया। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, आप कहाँ से देख रहे हो? ऊपर से देख रहे हो। आपको ये सिक्का कहाँ दिखेगा? थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। कितनी हाइट पे दिखेगा? मेरे को सिर्फ h और म्यू दिया हुआ है, और मेरे को ये पता है कि सिक्का कहीं मेरे को ऊपर दिखेगा। तो बताओ मेरे को इस h को मेरे को बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। तो दिस पर्सन विल फाइंड द कॉइन एट h अपॉन म्यू। एक से बड़े नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने याद करो बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से बड़ा होता है, तो एक से बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया। तो ओरिजिनली द कॉइन इज एट h डिस्टेंस, बट दिस पर्सन विल फाइंड, इसको क्या व्यतीत होगा? इसको ये व्यतीत होगा कि ये जो सिक्का है वो कितनी डिस्टेंस पर पड़ा है? h अपॉन म्यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये सिक्का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है? ये जो ऊपर की तरफ सिक्के का शिफ्ट होता है ये कहलाता है अपेरेंट शिफ्ट। और बताओ मेरे को इसकी वैल्यू क्या होती है? बात समझ आई या नहीं आई? अब आपको ये लिख के इसका प्रूफ सोचना है, इसका प्रूफ करना है, करिए। और ये वाली चीज कब वैलिड है? This thing is only valid for normal
जब ये इंसान ठीक ऊपर से देख रहा है तभी होगा ऐसा, इंसान वहां से जाके देखेगा तो नहीं होगा। समझ रहे हो? जब ये इंसान एग्जैक्टली ऊपर से देख रहा होगा, एग्जैक्टली ऊपर से देख रहा है तो कितने पे सिक्का इसको नजर आता है? h/1 से। और इसको अपन क्या बोलते हैं? नियर नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? नियर क्योंकि ये नॉर्मल ये है और जो इंसिडेंस रेज है, जो सिक्के से रेज निकल रही है वो नॉर्मल है, नियर टू नॉर्मल, तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। समझ गए? पक्का? इसका प्रूफ हम मेरे को चाहिए। आया किसी के पास में प्रूफ? थोड़ा दिमाग लगाओ, ले दे के आपको चीजें क्या क्या लगानी है? मैथ्स और स्पेस लॉ। नियर नॉर्मल इंसिडेंस ये है कि जब इंसान एग्जैक्टली, ये नॉर्मल रे है सरफेस के, अगर इंसान एग्जैक्टली ऊपर से देख रहा है तो उससे यहाँ से रेज जा रही है, वो यहाँ से आ रही होगी, इंसिडेंट होगी। ये वाली रेज कौन सी वाली है? जो एग्जैक्टली नॉर्मल के नजदीक वाली है। अगर ये इंसान हल्का सा इधर होके देखेगा तो सिक्का इधर से ऐसे इधर यूं दिखेगा इसको, तो कुछ और दिखेगा। नियर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एग्जैक्टली ऊपर से देख रहा है, एग्जैक्टली ऊपर से देख रहा है तब। मतलब ये देखो ध्यान से, आपकी शीट के अंदर एक सवाल है, वो बाद में करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी इंसान कहाँ से देख रहा है? यहाँ पे देखो, इधर कॉर्नर से देख रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। किसी के पास में कुछ आया? प्रूफ हुआ किसी का?
हुआ बताओ क्या किया है? इजी है प्रूफ, डिफिकल्ट नहीं है। सर एक रे नॉर्मल से रिफ्रैक्ट करवा दी ठीक है और एक अगर यहाँ पे जाएगी तो ठीक है। नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट ठीक है, एकदम सही। उसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो ठीक है। वो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है। ये आई है, ये आई Very है nice. और ये आर है। ये वाला एंगल ये- क्यों लिखा है आई? नहीं, ये आर है, ठीक है। तो हाँ बस जब ये दो करना, का- देखो इधर ध्यान से। याद करो जब इंसान ने अपनी खुद की शक्ल पूरा सर से लेके पांव तक देखा था उस कांच के अंदर, तो उस कांच की लेंथ क्या ली थी अपन ने? h/2। आई कहाँ से थी कि भाई पांव से एक किरण कांच से टकरा के आंख तक पहुंच रही थी। तो यहाँ पर किस चीज से किरणें आंखों तक पहुंचानी है मैंने? सिक्के से। ठीक बात है। तो ये देखो मैंने इस चीज को, एक यहाँ पर ये ऐसा सिक्का पड़ा है और ये आंख यहाँ पर ऐसे ऊपर है, ठीक है। एक रे तो सीधी चली गई, बताओ मेरे को, ये तो सीधी चली जाएगी, हाँ या ना? और एक रे जो यहाँ से ऐसे गई है, बताओ मेरे को, वो नॉर्मल से दूर भगेगी। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये वाला एंगल मैं बोल देता हूँ कुछ थीटा, ये वाला मैं कुछ बोल देता हूँ फाई। ठीक बात। तो बताओ यहाँ पर जो आंख है ये रही नियर नॉर्मल इंसिडेंस, ये सारी पैरेक्शियल रेज है, समझ रहे हो? तो ये वास्तविकता में इतनी गैप नहीं है ये, बट ये देख रहे हो ये रे ऐसे चल रही है, ऐसे चली सीधी आ गई एक तो, और एक ये इधर गई, और ये जो हल्की सी ऐसे यूं जा रही थी ये इधर आ गई। ये कहाँ से आती हुई नजर आ रही है? कहीं यहाँ से। दिखा या नहीं दिखा? हाँ या ना? देखो ध्यान से, ये वाली रे कहाँ से नजर आती हुई नजर आएगी? इधर से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये सिक्का कहीं यहाँ दिखेगा? यस और अब ये वाली डिस्टेंस मेरे को निकालनी है, तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये हवा है, तो म्यू साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन 5। ये चीज समझ आई या नहीं है? बताओ ये थीटा बड़ा होगा या छोटा होगा? देखो नियर नॉर्मल इंसिडेंस से मतलब ये नॉर्मल बना दिया मैंने, तो बताओ ये वाला एंगल छोटा है या बड़ा है? नियर नॉर्मल इंसिडेंस में बस नॉर्मल के नजदीक वाली रेज ही देखनी है मेरे को, नॉर्मल के नजदीक वाली रेज ही देखनी है मेरे को, तो दूर वाली रे नहीं देखूंगा, दूर वाले का तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। मैं तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसका तो ये एंगल छोटा होगा। हाँ यार, तो बताओ मेरे को जब एंगल छोटा होता है, थीटा छोटा है तो फाई भी छोटा है, थीटा छोटा है तो फाई भी छोटा है। तो बताओ मेरे को अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा को मैं tan थीटा के बराबर लिख सकता हूँ, और थीटा के बराबर लिख सकता हूँ डेट तो म्यू इनटू थीटा इक्वल टू 5। ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? आ गई? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये चीज समझ आई है? बताओ मेरे को फाई की वैल्यू किसके बराबर है? ये वाली लेंथ में बोल देता हूँ L, और ये वाली लेंथ में बोल देता हूँ h डैश। तो बताओ फाई की वैल्यू किसके बराबर है? L अपॉन h डैश। म्यू इनटू थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? L अपॉन ये पूरी, L से L कटा, h डैश की वैल्यू कितनी आ गई? डिफिकल्ट था क्या ये प्रूफ? बेसिक ज्योमेट्री तो थी बेटा। नहीं आया? आ गया? पक्का कॉपी कर लो। तो ये सिक्का ऊपर उसको डेल्टा वाई शिफ्ट हुआ हुआ दिखेगा, और वो डेल्टा वाई इज अपेरेंट शिफ्ट। अपेरेंट मतलब अपेरेंट कि अपेरेंटली कितना शिफ्ट हुआ है, कि भाई आपने अपेरेंटली कितनी पढ़ाई करी 1.5 घंटे में? आप बोलोगे 1 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट आपने से टाइम खर्च किया, समझ रहे हो वैसा? यहाँ तक ठीक है? अब अगला सवाल जो आपको अभी ट्राई करना है वो क्या है? पहले इतना कॉपी कर लेना। अगला सवाल क्या है?
क्या कहते हैं ब्रेक दे रहा हूँ, उसमें आपको क्या सोचना है ब्रेक में। अभी मैं क्या कर रहा था, हवा में से पानी पड़ा है कहाँ पर, पानी सिक्का पड़ा है कहाँ पर, पानी, तो उसको देख रहा था। अब मैं क्या करूंगा, पानी में हूं, मैं स्विमिंग कर रहा हूं और ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है, ये वाली हाइट मान लो h है। अभी मैं देखो, पहले मैं हवा में से पानी में पड़ी हुई चीज को देख रहा था, अब मैं पानी में से हवा में पड़ी हुई चीज को देख रहा हूँ, तो बताओ अब क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन क्या है? If I want to see this bird, then at what distance I will find this bird? करना है, बताओ क्या होगा। सर जो आई की डिस्टेंस अब बढ़ जाएगा तो मेरे को यहाँ पर इसको एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, h इंटू म्यू। उसका प्रूफ ऐसे कैसे सोचना है आप, करना है, समझ गए। फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सर हम आई को कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट सरफेस के नीचे? हाँ, जस्ट सरफेस के नीचे।